अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 10 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे रिड्यूस सिलेबस में, उसको डिस्कस करना है। बता रखा है कि इन तीनों में से एक अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट तो मस्ट है, एमसीक्यू भी फिर मस्ट है, लॉन्ग में भी अक्सर इन तीनों में से एक आ जाया करती है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, इन सब के पीछे जो वजह है वो एक ही है कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है, सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो कंपैरिजन है बुनियादी तौर पे प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का कि जब उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया गया। तो प्योर सॉल्वेंट में अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो है लेट्स से वो T1 है और सोल्यूशन जब बना लिया उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो लेट्स से उसका फ्रीजिंग पॉइंट T2 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूट ऐड करने पे डिक्रीज हो जाता है, तो T2 विल बी स्मॉलर देन T1। अब हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है असल में ये डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट्स का। किसके फ्रीजिंग पॉइंट्स? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो उन दो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब काज क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का? तो जनरल जैसे मैंने आपको बताया कि बुनियादी वजह तो यही है कि हमने उसमें सोल्यूट ऐड कर रखा है। तो जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये अब तीसरी चौथी दफ़ा हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं कि सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब ये जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, इसके नतीजे में स्टूडेंट्स जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ ना प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूट ऐड करने पे, इसी की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हुआ और इसी की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, उसमें डिप्रेशन होगा। डिप्रेस से डिक्रीज होना, कम होना। स्टूडेंट्स नीचे वाला पॉइंट ज़रा तवज्जो से समझिएगा, ज़्यादा आपको फोकस चाहिए, टेक्निकल पॉइंट है। हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके फ्रीजिंग पॉइंट पे लाके हम उसको फ्रीज कर चुके और वो सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो चुका। अगरचे वो सॉलिड सॉल्वेंट पे कन्वर्ट हो गया और उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा सॉलिड सॉल्वेंट के स्टेट में, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ VP की फॉर्म में। हम कहते हैं कि सॉलिड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ VP, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिया। अब अगर सोल्यूशन ने भी फ्रीज होना है ना बच्चे, अगर उसी सॉल्वेंट के सोल्यूशन ने फ्रीज होना है तो उस सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर इतना ही अगर हो, अगर सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कितना हो जाए, इक्वल हो जाए सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, तो फिर सोल्यूशन भी फ्रीज हो जाएगा। अब ज़रा इस पॉइंट के लफ्ज़ों को देखें कि सोल्यूशन फ्रीज होगा किस टेम्परेचर पे? सोल्यूशन फ्रीज होगा एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और जो सॉलिड सॉल्वेंट है दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। यानी सॉलिड सॉल्वेंट का आपके पास वेपर प्रेशर मौजूद है, आप उसको नोट कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो सोल्यूशन है उस टेम्परेचर डिक्रीज करते करते उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करवाते जाएं। अल्टीमेटली जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वहाँ सोल्यूशन भी फ्रीज हो जाएगा। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो सोल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। कैसे? इससे ये मतलब निकलता है भाई प्योर सॉल्वेंट तो पहले ही सॉलिडिफाई हो चुका, वो फ्रीज हो चुका, और आप जो है जो सोल्यूशन है उसको अभी उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करके फिर उसको आप सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर लाओगे। इसका मतलब है आपको और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ना। अगर आपको और टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करना पड़ रहा तो फिर आप क्यों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल ला रहे हैं? सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपके पास है, तो अगर सोल्यूशन का भी वही फ्रीजिंग पॉइंट हो जो प्योर सॉल्वेंट का है तो फिर तो सेम फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फिर सेम वेपर प्रेशर हो गया। फिर हम क्यों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करके सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर लाएं? जब हम ये बात कर रहे हैं
कि सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज़ करके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के करीब ला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगली जो हेडिंग है वो है स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इसमें एक कांस्टेंट है। जैसे प्रीवियस लेक्चर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था उसके हेडिंग सब हेडिंग्स और इस लेक्चर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सब सेम है और ऑलमोस्ट एक ही जैसा जो है वो अंदाज है, इसको एक ही तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो स्टूडेंट्स जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये हमारी अगली हेडिंग है। अब मोलल का मतलब है कि आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है एक मोलल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है? एक मोलल सॉल्यूशन तब प्रिपेयर होता है जब एक मोल आप सोल्यूट का डिज़ोल्व करते हो 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में। 1 मोल ऑफ द सोल्यूट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में जब आप डिज़ोल्व करोगे तो ये कहलाएगा एक मोलल सॉल्यूशन। एक मोलल सॉल्यूशन का स्टूडेंट जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए, एक मोलल सॉल्यूशन का जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा वो कहलाएगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो क्रायो का वर्ड होता है, टर्म होती है, ये लो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। चूँकि फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र हो रहा है तो क्रायो का जो टर्म है, ये वर्ड है, वो साथ लगा स्कोपिक के, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी एक ऐसा कांस्टेंट जो एसोसिएटेड है लो टेम्परेचर के साथ, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। अब इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं, इस तरह का ग्राफ आपने बनाना सीख लेना है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ हेडिंग बाय हेडिंग के साथ। तो पहले इस ग्राफ में जो कर्व ABC है उसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस ग्राफ में जो कर्व ABC है, ये रहा A, ये B और ये C। तो जो ABC है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट को। यही चीज़ यहाँ पे नोट्स में लिख रखी है कि कर्व ABC इज़ फॉर द प्योर सॉल्वेंट। अगली बात देखें ज़रा, प्योर सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है? तो पॉइंट B, इसको ज़रा गौर से देखें। पॉइंट B से जो है, पॉइंट B ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो सॉल्वेंट था हमारा प्योर सॉल्वेंट वो किस में कन्वर्ट हो चुका? वो सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो चुका। इसका मतलब है कि पॉइंट B जो है प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। अब टेम्परेचर हमने चेक करना हो पॉइंट B पे कितना है, तो पॉइंट B से डाउनवर्ड नीचे लाइन खींचते जाएं और टेम्परेचर एक्सेस तक लेके आएँ तो ये T1 को आप टच करेंगे। या जिस लाइन को आप जिस पॉइंट पे टेम्परेचर लाइन को टेम्परेचर एक्सेस को कट कर रहे हैं उसको आप T1 कह दें। T1 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही चीज़ नोट्स में अगले पॉइंट में लिखी है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज़ द टेम्परेचर T1 फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये करस्पॉन्ड करता है पॉइंट B, यानी पॉइंट B के ऊपर जब वेपर प्रेशर है, पॉइंट B के ऊपर जब वेपर प्रेशर है तब प्योर सॉल्वेंट जो है वो क्या हो चुका? सॉलिडिफाई हो चुका, फ्रीज हो चुका। पॉइंट B अगर इसको हम y एक्सेस की तरफ कट करके लेके जाएं तो पॉइंट B जो है वो y एक्सेस के ऊपर वेपर प्रेशर को कट करता है, और यहाँ पे P0 वेपर प्रेशर है। P0 वेपर प्रेशर इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इस वेपर प्रेशर पे कन्वर्ट हो रहा है प्योर सॉल्वेंट आपका सॉलिड में, यानी उसकी फ्रीजिंग हो रही है, और उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है उसको हमने T1 का नाम दे दिया। अब जारी बात है, जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर बच्चे, मैं इसको एक बार साफ़ कर दूं, प्योर सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। तो जो सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का कर्व बनेगा वो प्योर सॉल्वेंट से नीचे बनेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो कर्व था ABC वो ऊपर है, और सोल्यूशन का जो कर्व है DEC ये नीचे है, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो नीचे होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर डिस्कस करते वक्त कि सोल्यूशन कब फ्रीज होगा? सोल्यूशन तब फ्रीज होगा बच्चे कि जब उस सोल्यूशन का
वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल। तो जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ई के ऊपर मौजूद है, सॉलिड सॉल्वेंट है, फ्रीज्ड सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर ई वाला पॉइंट शो कर रहा है। लिहाजा जो सॉल्यूशन है उसने भी तो तभी ही फ्रीज होना है, उस वक्त फ्रीज होना है जब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी हमने टेम्परेचर डिक्रीज करते जाना है, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करते जाना है, और कहाँ तक डिक्रीज करते जाना है, उस वक्त तक जब तक कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, ई के ऊपर नहीं आ जाता। और यहाँ पे हम चेक करना चाहें कि जहाँ सॉल्यूशन की फ्रीजिंग हो रही है टेम्परेचर कितना है, तो नीचे आप कट करते जाओ टेम्परेचर एक्सेस को, जिस पॉइंट पे आप टच कर रहे हो, कट कर रहे हो, उसको T2 कह दो। और साफ जाहिर है कि T2 जो है वो टेम्परेचर एक्सेस के ऊपर पहले है, T1 बाद में है। तो जो टेम्परेचर एक्सेस के ऊपर पहले टेम्परेचर आ रहा है वो लो है, और बाद में आने वाला जो है वो हाई है, क्योंकि टेम्परेचर लेफ़्ट टू राइट है, 0 से आगे इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसका मतलब T1 इज़ ग्रेटर, T2 इज़ स्मॉलर। T2 सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वो लो है। और यही तो हम बात साबित करना चाहते हैं कि जब सोल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। अब अगर वो आप फ्रीजिंग टेम्परेचर डिप्रेशन निकालना चाहते हैं तो इन दो टेम्परेचर्स का वो डिफरेंस निकाल लें, डेल्टा टी एफ हम उसको कह देंगे। एफ फ्रीजिंग के लिए है ना, डेल्टा टी द डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर्स, एफ फ्रीजिंग के लिए। अब मैं चूँकि ये आपको कर्व समझा चुका, तो ये नीचे वाली सारी बातें वही हैं जो कर्व में ग्राफ में मैंने बता दी हैं, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगाता। ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स डाउनलोड करने का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले टॉपिक में हमने जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसको जैसे सीखा था, वहाँ यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे है। सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है, जहाँ वहाँ पे डेल्टा टी बी था, अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ है। वहाँ जहाँ के बी था, यहाँ पे के एफ आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो डेल्टा टी एफ जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर्स, जैसे डिफाइन भी हमने किया। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस निकालो तो दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, क्योंकि सोल्यूट की वजह से ही तो ये गड़बड़ हुई। तो जितना सोल्यूट ज़्यादा होगा उतनी मोलालिटी ज़्यादा होगी, और जितनी मोलालिटी ज़्यादा होगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा होगा। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें, के एफ से। तो के एफ जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, के एफ को ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये है स्टूडेंट्स मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब यहाँ से एम एक तरफ कर लेना है क्योंकि इसको हमने बाद में एक जगह इस्तेमाल करना है, तो के एफ को इधर ला के डिवाइड कर दें, तो m इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई के एफ। के एफ की बात करें तो के एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, इट इज़ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। यहाँ एलिवेशन का ये जो वर्ड है ये बाय मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं नोट से भी हटा दूंगा, आप भी इसको यहाँ से हटा दें। तो ये कांस्टेंट के एफ, इसका क्या नाम है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ऊपर हम एक हेडिंग में इसको डिटेल से डिफाइन कर चुके हैं। अब जब एक मोलर आप सॉल्यूशन लोगे जिसकी मोलैलिटी 1 होगी तो m की वैल्यू होगी 1। तो ऊपर जो आपने फार्मूला बनाया डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, m की वैल्यू 1 पुट कर दो, के एफ के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ। यानी जब एक मोलर सॉल्यूशन हो तो उस वक़्त जितना डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज़ नोन एज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिपेंडेंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बी की डिपेंडेंस थी वैसे के एफ की
तो के एफ भी बच्चे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और नेचर ऑफ द सोल्यूट के ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। जब तक सोल्यूट जो है वो आयोनाइज नहीं होता तब तक ये नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। यही वजह है कि हम सोल्यूट ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो आयोनाइज ही ना हो, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को इंटरफेयर ही ना करे। तो जब तक आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहेगा तब तक के एफ की वैल्यू जो है ये इंडिपेंडेंट होगी सोल्यूट के, लेकिन ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर नंबर 4 पे बच्चे जो हमारे पास हेडिंग है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट हमने डिटरमिन करना है। तो ऊपर पहले जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उन दोनों में भी हमने मोलर मॉलिक्यूलर वेट का ये एक्सप्रेशन डिटरमिन किया और इसमें भी डिटरमिन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चूँकि इसका ताल्लुक डिप्रेशन ऑफ मोलैलिटी का ताल्लुक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ताल्लुक भी मोलैलिटी के साथ है, तो मोलैलिटी का फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में आपको समझा चुका। अब यहाँ पे लेटर्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो जो मास ऑफ सोल्यूट है W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है M2 और 1 अपनी जगह पे। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है W1, चूँकि केजी में हमने लेना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे ग्राम्स को तो केजी आ जाएगा। अब 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1000 ऊपर चला गया। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लें, W2 इंटू 1000, M2 इंटू W, यानी इकट्ठा करके लिख लें। अब आप M की वैल्यू पुट करें। M की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, M इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई के एफ। अब जहाँ M लिखा था वहाँ M की वैल्यू पुट कर दें। हमारा टारगेट M2 को निकालना है। M2 चूँकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है तो हम जो दोनों साइडें हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ फ्रैक्शंस को इन्वर्स कर देंगे। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो न्यूमिनेटर्स, जो न्यूमिनेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर्स बन जाएंगे। तो M2 जो पहले नीचे था अब ऊपर जा चुका, अब इसको एक तरफ कर लेना है। तो बड़ा आसान है, W2 और 1000 जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और के एफ के साथ इसको मिला के लिख दो। फिर W1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको डेल्टा टी एफ के साथ मिला के लिख दो तो M2 एक तरफ हो जाएगा। ये है स्टूडेंट वो इक्वेशन जिसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।